हेलो फ्रेंड्स, एक सरबस्ता राज, तीन औरतें तीन कहानियाँ। मेरा ताल्लुक एक बड़ी जागीरदार फैमिली से था जिसका अपने इलाके में असर रसूख था। मेरे दादा और नाना दोनों ही अपने वक्त के कामयाब सियासतदान रहे थे। यूँ कहना चाहिए सियासत हमारी फैमिली की घुट्टी में पड़ी हुई थी। हमारे मुल्क में सियासत एक बाजी है जो इलेक्शन जीत जाए इसकी लॉटरी निकल आती है। तभी सियासत से वाबस्ता अफराद इलेक्शन जीतने की खातिर सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। बेशतर का मकसद आवाम की खिदमत करना नहीं होता बल्कि दौलत कमाना होता है। इसी सियासी सोच ने हमारे घराने को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हुआ यूं कि इलेक्शन में मेरे चचा ने जिस पार्टी से हिस्सा लिया वो नाना जान की मुखालफत में पेश थी। नाना ने हमारे दादा को कहा कि आप अपने बेटे को कहें कि वो इस तरफ से इलेक्शन ना लड़े क्योंकि ये हमारे मुखालिफ लोग हैं। मगर दादा जान को अपना मुफाद इसी में दिखाई दिया कि इन लोगों का साथ दें जो नाना जान और मामू के सियासी हरीफ बल्कि दुश्मनी की हद तक मुखालिफ थे। बस यहीं से बात बिगड़ गई। हमारा खानदान दौलतमंद ही नहीं रोशन ख्याल भी था। जहां हम लोग रिवायत पसंद थे वहीं लड़कों और लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का भी रिवाज था। यही वजह थी कि हमारे यहाँ दौलत और तालीम की कमी नहीं थी। तभी हम लोगों का शुमार शहर के मुअज़्ज़ज़ीन नो अमीर और कबीर खानदानों में होता था। ये इन दिनों की बात है जब मैं अभी पैदा नहीं हुई थी। नाना और दादा जान में इलेक्शन की वजह से झगड़ा चल पड़ा। बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे नाना अम्मी जान को घर ले आए और वापस ससुराल ना जाने दिया। नाना जान की बात दादा अब्बू ने ना मानी तो इन्होंने बेटी को घर बैठा दिया, जिस पर दादा ने मेरे वालिद को मजबूर कर दिया कि बीवी को तलाक दे दो। बाबा जान मेरी अम्मी को तलाक देना ना चाहते थे क्योंकि इनको बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इलेक्शन के झगड़े की वजह से तलखी इतनी बड़ी कि सुलह की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। नाना कहते थे कि तुम लोग मेरे दुश्मनों को वोट दे रहे हो ताकि वो जीतने के बाद मजबूत होकर हम पर पल पड़ें। यूं झूठी अना की खातिर दादा जान ने मेरे बाप को मजबूर कर दिया कि वो बीवी को तलाक दे दे। बाबा जान ने मजबूरन अम्मी को तलाक दे दी, लेकिन बच्चे अपने पास ही रहने दिए। अम्मी की तलाक के चंद माह बाद मैं नाना जान के घर पैदा हुई तो दादा जान ने मुतालबा किया कि हमारी नौमौलूद बच्ची को भी हमारे हवाले कर दो। नाना जान ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी। मेरी जिंदगी का दारो मदार माँ के दूध पर था। दादा जान बहुत अना परस्त थे। वो कब हार मानने वाले थे अपने असर और रसूख के घुमंड में। इन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया मगर वो ये केस हार गए क्योंकि जज ने अम्मी के हक में फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि बच्ची को 7 साल तक माँ से जुदा नहीं किया जा सकता। यूं मैं 7 बरस तक अपनी अम्मी के साथ रही। इस दौरान नाना और मामू ने मेरी वालदा पर कई बार जोर डाला कि वो दूसरी शादी करने पर आमादा हो जाएं, मगर इन्होंने हर बार इनकार कर दिया। इनको मेरी जुदाई किसी सूरत भी गवारा ना थी। इधर दादा कब आराम से बैठने वाले थे। जो ही मैं 7 बरस की हुई इन्होंने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। 3 साल मतवातर वो मेरी वापसी का मुतालबा करते रहे, कई तरह से दबाव डाला, जिरगे, पंचायत, अदालत, कर्ज, हर हरबा इस्तेमाल किया। बिलाखिर में 11 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास आ गई। बाबा जान के घर में मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। मेरी देखभाल एक आया के ज़िम्मे थी, जिससे ये कुदरती बात थी कि मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकती। हर वक्त इनको याद करके रोती थी। बाबा के घर में मेरे साथ खेलने वाला भी कोई ना था। मैं किसी से बातें ना करती और अपना हाल दिल बयान ना करती। दोनों बड़ी बहनें और भाई मरी में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहते थे। वो सिर्फ छुट्टियों में ही घर आया करते थे। बाबा जान ने दोबारा शादी ना की, हालांकि दादा और दादी ने बहुत जोर लगाया। ताया चचा भी मशवरा देते थे कि दूसरी शादी कर लो, मगर बाबा जान मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इनको भुला नहीं सके। अम्मा को तलाक देने के बाद बाबा जान की ज़िंदगी अधूरी हो गई, जैसे हर खुशी खो गई हो। वो हर किसी से लाताल्लुक होते गए, जबकि चचा ने खूब तरक्की की, कई बार इलेक्शन जीता और आला ओहदे पाए। वो एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहे थे और ख़ानदानी दौलत में ढेरों इजाफा कर रहे थे, जबकि वालिद साहब एक दरवेश मंच आदमी बनकर रह गए थे। बाबा जान की सोच हमारे ख़ानदान के हर फर्द से कतई मुख्तलिफ थी। वो दौलत से ज़्यादा प्यार को अहमियत देते थे। जब इन्होंने अम्मी जान को तलाक दी वो आला ओहदे पर थे। इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो ज़िंदगी की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए। मेरी बहनों और भाई को भी दादा और चचा संभाल रहे थे। वही इनकी तालीम और तरबियत के ज़िम्मेदार ठहरे। बीवी से जुदाई के बाद बाबा जान ने अपने बच्चों का ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। मरी हिल्स पर दादा और ताया चचा ही इनके से मिलने जाया करते थे। इन दिनों दादा का कारोबार रोज़ बरोज़ तरक्की पर था। इन्होंने छोटे बेटे की सियासी पोजीशन से खूब फ़ायदा उठाया और कारोबार दूसरे मुल्कों तक फैला दिया। साथ ही बाबा जान को भी बैरून मुल्क भिजवाया ताकि ये वहाँ जाकर अपनी साबका बीवी और पिछली ज़िंदगी को भूल जाएं। लेकिन यूरोप जाकर भी बाबा की ज़िंदगी बेहतर ना हो सकी। वो कारोबार को भी सही तरह से ना संभाल सके। जब इंसान को दौलत की हवस ना हो वो कारोबार भी तरक्की नहीं कर सकता।
अम्मी की शादी मामू ने कहीं और कर दी। बाबा ने सुना तो इस बात का सदमा किया और बीमार हो गए, मगर अब दुश्मनी गहरी हो चुकी थी। वो किसी तौर मेरी माँ से नहीं मिल सकते थे। पहले से ही नाना और मामू ने इस अमर को मुहाल बना दिया था। खुदा जाने अम्मी किस हाल में थी, अपने बच्चों और इनके बाप को भुला चुकी थी या कि नहीं, ये इन्हीं को पता था। मेरी बहनें और भाई अपने हाल में मगन थे, मगर मैं माँ के पास तकरीबन 11 बरस रही थी, इसलिए इनको भूल नहीं सकती थी। रात को उठ उठ कर इन्हें याद करती और रोती भी थी। 11 बरस की बच्ची माँ से कितनी अटैच हो सकती है, आप लोग खुद तसव्वुर कर सकते हैं। ये ऐसी उम्र होती है जब बच्ची को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर जालिम मुफाद परस्त अपनों ने ही ममता को बच्चों और बच्चों को ममता से जुदा कर दिया था। सच है, दौलत और इक़्तिदार की हवस बहुत बुरी बला है। ये इंसान से इंसानियत और आदम से आदमियत छीन लेती है। जिन दिनों मैं 5वीं में थी, मेरे भाई समर को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भिजवा दिया गया। मैं अपने भाई से मोहब्बत करती थी। वो छुट्टियों में घर आता बहुत खुश होती। अब और भी तन्हा और चुप चुप रहने लगी। स्कूल में किसी से मेरी दोस्ती ना हुई, बस हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी। यही सबब था कि मेरी तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और ज़हीन तालबात में मेरा शुमार होता था। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसी दौरान मेरी बड़ी बहन की शादी एक वज़ीर के बेटे से हो गई। वो अमेरिका चली गई, मैं और तन्हा हो गई। मुझको बड़ी बहन का जो सहारा था वो भी ना रहा। मैंने एफएससी में बहुत मेहनत की और अच्छे नंबर लिए। मेरा मेरिट बन गया। मैं मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन ताया जान को ख़ानदान की लड़कियों का डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। इन्होंने दादा को कहकर मेरा मेडिकल का दाखिला रुकवा दिया। बाबा जान चाहते थे कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करूं और मैं सख्त दिल बर्दाश्ता थी। इसी अफसरदगी में मैंने पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, मगर मेरी बहन अमीना ने समझाया कि बेवकूफ़ी मत करो, पढ़ाई जारी रखो, बाबा जान की ख्वाहिश पूरी करो और बाद में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लेना। अमीना बाजी के हिम्मत दिलाने से दोबारा कॉलेज जाने पर रजामंद हो गई और बीए के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। इसी दौरान अमीना का रिश्ता ताया के दोस्त के बेटे के लिए आ गया। ये लड़का सही ना था, शक्ल सूरत का भी गया गुजरा था। अमीना आला तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर इस रिश्ते से ताया और चचा जान के बहुत से सियासी मफाद वाबस्ता थे। इन्होंने अमीना को मजबूर किया कि ये रिश्ता कबूल कर लो। वो किसी तरह नहीं मानी। जब ज़्यादा मजबूर करने लगे तो इसने जज्बात में आकर ज़्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा लीं। यूँ मेरी बहन भरी जवानी में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अमीना की बेवक्त मौत का मुझको हद दर्जा सदमा हुआ। इसकी सूरत हूबहू अम्मी जान जैसी थी, जबकि वो माँ की तस्वीर लगती थी। बाबा जान इसको बहुत चाहते थे। जब इनको इत्तला मिली कि अमीना ने खुदकुशी कर ली है तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। इन दिनों बाबा जान अमेरिका में थे। इनको वहाँ इलाज के लिए पाकिस्तान अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वो खामोश रहते और इन पर खुद फरामोशी किसी कैफियत तारी रहती। इन दिनों मेरा भाई अली इनके पास था, जो इनको संभाल रहा था। इसको भी अमीना के मरने का सख्त सदमा था, लेकिन ये पता नहीं था कि इनकी बहन ताया और चचा के ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर करने की वजह से मरी है। अमीना का मिजाज अपने दादा पर गया था। वो ज़िद्दी तबीयत की थी और किसी के फैसले को कबूल करने से कासिर थी। इसने जान दे दी, मगर नापसंदीदा रिश्ते को कबूल नहीं किया। इन्हीं दिनों कुछ मुखालफिन ने चचा पर हमला कर दिया। वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन दादा जान को गोलियां लगीं और वो जाए वकू पर वफात पा गए। ये एक और सदमा था। दादा जान मेरा ख्याल रखते थे, वो भी ना रहे। मैं कुली तौर पर ताया और चचा वगैरह के रहमो करम पर रह गई। अब मैं दिन रात दुआ करती कि अपनी बड़ी बहन और अली के पास अमेरिका चली जाऊं, क्योंकि वालिद भी वहाँ थे और इनको मेरी अशद ज़रूरत थी। मैंने भाई को फ़ोन पर कहा कि मुझे आप लोगों के पास आना है। बाजी समीना को भी कहा। इन लोगों ने कोशिश करके बुलवा लिया। वालिद से मिली, वो बहुत अफसुर्दा थे, मुझको गले लगाकर रो पड़े। तब मैंने जाना कि वो कितने मजबूर हैं। इनका इलाज चल रहा था, इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। मैं और अली इनका बहुत ख्याल रखते थे, इनको खुश रखने की कोशिश करते, क्योंकि वो दिन में सिर्फ एक आध जुमला बोलते थे और बिल्कुल नहीं मुस्कुराते थे। जल्द ही मैंने समझ लिया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, बस इनकी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें वो जिंदा रह रहे थे और अपने माजी को जहन में दोहराते रहते थे। बीते दिनों की यादों में सुकून पाते थे और ख्यालों में हमारी माँ से बातें करते थे। बाबा जान माजी में जी रहे थे, इसी तरह वो खुद भी माजी का एक हिस्सा बनते जा रहे थे। माँ के साथ गुजरे माओ साल मेरे बाप का कुल असासा थे। अब मुझको अंदाज़ा हुआ कि तलाक कितनी बुरी चीज़ होती है और ये इंसान के जीवन को कैसे बर्बाद कर देती है। इसीलिए दीन ने इसको एक नापसंदीदा अमर कहा है। बाजी और अली ने बहुत चाहा कि बाबा जान दूसरी शादी कर लें, मगर इन्होंने ना की। पार्क में बैठ जाना, घंटों बैठे रहना या फिर लंबी वॉक और मुसव्वरी, यही इनके पसंदीदा मशागिल थे। वो ज़्यादातर ऐसी तस्वीर बनाते जो उदास लम्हों का मजहर होती। अपनी तस्वीरों में डल कलर्स इस्तेमाल करते थे। कभी ख़िज़ां रसीदा पत्तों को पेंट करते और कभी डूबती शाम के मनाजिर को कैनवस पर उतारते थे।
والد साहब शायरी भी करते थे मगर वो अपने अशार को छुपा कर रखते थे। इन्होंने मेरी वालदा की बेशुमार पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बनाए जो अपनी जगह शाहकार थीं, ताहम इन्हें कभी तस्वीरी नुमाइश में शामिल ना किया। बाबा की अजीबो-गरीब तबीयत थी, इतनी गहरी खामोशी में जीते थे कि इनको कोई समझ नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने काफ़ी ख्वाब आवर अद्वियात इस्तेमाल कराई थी जिनसे इनकी याददाश्त पर गहरा असर हुआ था। वो बात करते करते भूल जाते थे और कभी कभी तो चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाते थे। हम सबका यहाँ हम सबका यही ख्याल था अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो फिर जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी हो गई। चचा ने हम सबको परदेश से बुलवा लिया और इलेक्शन की कैंपेन में मेरे भाई को गोली लग गई। अली जख्मों की ताब ना ला सका, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। शायद कि वो अमीना की तरह बहुत कम जिंदगी लेकर आया था। बाजी को गहरा सदमा हुआ मगर वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। इनकी दुनिया बसी हुई थी। कुछ दिन रहकर अपनी दुनिया में वापस लौट गई मगर मैं मातम के लिए अकेली रह गई। पहले ही जिंदगी में दुख भरे थे, अब तो उम्मीदों का आखिरी चिराग भी गुल हो गया था। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये अंदोहनाक खबर सुनकर खुदा जाने माँ का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि माँ की दूसरी शादी दादा जान के सियासी मुखालफिन में हुई थी। हम इनसे मिलते जुलते भी ना थे। काश मैं उन दिनों माँ से मिल सकती, इनके गले लगकर रो सकती, मगर मेरे हवास छिन गए और किसी बात का होश ना रहा। ताया और चचा ने मुझे वापस बाबा के पास अमेरिका जाने ना दिया, क्योंकि मैं अपने बाप की जायदाद की वारिस थी। बाजी अपना हिस्सा ले चुकी थी मगर मेरे हिस्से की जायदाद अब ताया और चचा के कब्जे में थी। अली की याद एक मिनट के लिए दिल से नहीं जाती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरा और बाबा का ख्याल लगता था। इसकी जायदाद भी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली, जिसकी वजह से मुझ पर पाबंदियां लगा दी। मैं कहीं नहीं आ जा सकती थी। बाबा अस्पताल में थे, जिनकी देखभाल इनके दोस्त कर रहे थे। जब मैं रो रो कर अधमुई हो गई तो ताया ने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। यूँ मैंने यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी हमारे गांव से दूर थी, लिहाजा मैं वहाँ हॉस्टल में रहने लगी ताकि मुकाबले का इम्तिहान दे सकूँ। सभी कहते थे कि हुस्ना बहुत खूबसूरत और नेक सीरत लड़की है। मैं एक मॉडर्न और मतमुल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमेशा सादा लिबास पहनती थी। इस सादगी में भी अंदाज़न पुरवकार थी, लिहाजा यूनिवर्सिटी में लोग मेरी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। इस दौरान बहुत से लड़कों ने मेरी जानिब कदम बढ़ाना चाहा, मगर मैं अपनी ज़ात के खौल में ऐसी बंद थी कि कोई आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। हत्ता कि मेरे एक लाइक क्लास फेलो ने मुझको ज़िंदगी का साथी बनाने की पेशकश की तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अपनी ख़ानदानी रिवायत में जकड़ी हुई हूँ। मैं तालीम मुकम्मल करना चाहती थी, जिसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपनी तालीम में गुम रहती, क्योंकि मुझे नमाज और तिलावत कुरान पाक में सुकून मिलता था। हमने एमए के पेपर्स दे दिए तो सब लड़कियां इम्तिहान से फारिग होने के बाद अपने अपने घरों को जाने लगी। अब चंद लड़कियां हॉस्टल में रह गईं। तभी ताया ने गाड़ी भिजवाई और मैं ड्राइवर के साथ घर आ गई। घर आकर पता चला कि मैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी ना कर सकूंगी। ताया ने मुझको अखराजात के लिए रकम देनी बंद कर दी और वो मेरी शादी भी ना करना चाहते थे कि कहीं मेरी जायदाद हाथ से ना निकल जाए। वो चाहते थे कि मेरा निकाह अपने बेटे से कर दें, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। इन्होंने चचा को ख़त लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो ताकि मैं इसे अपने पास रख सकूं, मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में गलत बातें लिख भेजी और यूं इनको मेरी तरफ से बदजन कर दिया। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार पड़ गए। इनको ज़हनी अमराज के अस्पताल में भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद इनका वाहिद सहारा मैं थी। इनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। मेरे बारे में ये गलत बातें सुनी तो इनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। इन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं, आप लोग जहाँ चाहें इसकी शादी कर दें। यूँ ताया ने ना मुझे मुकाबले का इम्तिहान देने दिया और ना वालिद के पास अमेरिका जाने दिया। खुदा की मर्जी, ताया फौत हो गए तो जायदाद के करता धरता इनके बेटे हो गए जो शादीशुदा थे और औलादें जवान थीं। रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। वो लोग मुझको ज़बरदस्ती घर ले आए। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ा और हम बच्चे उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। ज़िंदगी की सख्तियाँ सहते सहते मैं जवान हुई तो इनके लालच और खुद गर्जी ने मेरी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो खूबसूरत और सीरत में यकता थी, अपनी ज़ात के हिसार में कैद होकर रह गई। अपनी अकल और जहानत से तालीम की मंजिलें तय की तो इन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दी ताकि मैं माशरे में अपना मुकाम ना बना सकूं। तब मुझ पर बाबा की तरह अफसरदगी के दौरे पड़ने लगे। उन्होंने मुझको इलाज के बहाने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, जहाँ खाली खाली नज़रों से सबको देखती तो वो कहते कि हुस्ना अब किसी को पहचान न सकेगी। और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है, अच्छा है जो मैं किसी को ना पहचान सकूँ। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी ज़ात से भी बेगाना हो गई हूँ। होशो हवास में होकर भी खुद को पागल और दीवाना जाहिर करती हूँ। कम अज़ कम इस तरह अपनों के मज़ीद जुल्म सितम से तो महफूज हो गई हूँ।
जब भी कोई मेरे घर आता है मेरे रिश्तेदार इनको यही बताते हैं कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ेगा हम हुस्ना को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आते हैं। हमने भी दिल में अहद कर लिया है कि किसी से कोई बात ना करूँगी। मैंने भी अपने दिल में अहद कर लिया है कि अब किसी से कोई बात ना करूँगी। मैं घर वालों से अब कलाम ही नहीं करती थी, हर वक्त खामोश रहती हूँ। ये मुखातिब हों तो बस टिकटिकी बांध कर देखती रहती हूँ, मुझसे कुछ नहीं कहती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने इससे जी भर कर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि ताया चाचा के घर वाले मुझे ख़तरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत इस ज़माने में खो गई जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था कि आंखें देखती रह जाती थी। तुम इन दिनों भी बहुत खामोश तबा और अपने खौल में बंद रहने वाली एक संजीदा उदास लड़की थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियाँ हासिल करना तुमको पसंद ना था, इसीलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबस्ता राज लगती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ फरहत, मैं एक सरबस्ता राज नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी मैं एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुत सौ को पता चल जाएगा कि लोग देखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।